हेलो माय नेम इज शायन, तो वेलकम टू लिमिटलेस ब्रेन, कॉमर्स का वन स्टेप सोल्यूशन, जहां पे कॉमर्स का हर सब्जेक्ट मिलेगा बिल्कुल फ्री, बिकॉज वी वांट स्टूडेंट्स टू स्टडी विदाउट लिमिट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी शुरू किया था। प्रोबेबिलिटी का दो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, सो प्लीज चेक दैट वीडियो आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी का दो टॉपिक बाकी है, रादर तीन टॉपिक बाकी है। एक है पहला अपना टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, दूसरा है बेस थ्योरम, और लास्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के, उसके बाद हम थोड़ा एग्जांपल में जाएंगे। सो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशंस क्या है? लेट E1, E2, E3, En be n number of mutually exclusive and exhaustive sets of events, okay, associated with a given random experiment with sample space S, जो sample space S रहेगा, and let A be any arbitrary event with the same sample space. Okay, then the probability of this event A is given by probability of E1 into probability of A condition E1 plus probability of E2 into probability of A condition E2 plus so on up to n number of probability of En into probability of A condition En. So together we can write summation I is equal to 1 to n probability of Ei into probability of A condition Ei. So how this is coming? This is coming by the law of multiplication that we have done in the previous video. So from there it has come. नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ये जो आया है, ये जो फॉर्मेट आया है टोटल प्रोबेबिलिटी का, इसका प्रूफ हम देखेंगे। तो E1, E2, En बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि अगर ये एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स हुआ तो E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन En इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस इटसेल्फ, एंड अगर इसके साथ वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया तो Ei इंटरसेक्शन Ej इज इक्वल टू हो जाएगा फाई वेयर I नॉट इक्वल टू j। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब देखो इसमें हम टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे प्रूव करेंगे। एनी सेट A कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन S। हमने ये पढ़ा था सेट में, एक बड़ा सेट S, टोटल सेट सैंपल स्पेस S और A का बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो A सेट को रिटर्न करेगा। एंड दिस A सेट भी कैन बी रिटन एज दिस E1 union E2 union so on up to En. So by the law of distribution हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A intersection E1 union A intersection E2 union up to A intersection En. So हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, since these all events are exhaustive, okay, so probability of A is equal to probability of all this A intersection E1 plus probability of A intersection E2 plus dot 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 plus probability of A intersection En। क्यों हमें ये मिल रहा है? क्योंकि लास्ट डे में हमने ये किया था, देखो कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स हो गया, सो E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 En इज इक्वल टू S अगर हो गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 En इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En। ये हम लिख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऐसे, 11 में भी पढ़ा था ऐसे, सो ऐसे हमने लिख सकते हैं। सो देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 को हम कैसे लिख सकते हैं? बाय द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E1 प्लस सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E2, ऐसे करके डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन En। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझे बात को? सो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल देखेंगे। द सम इज दैट बैग A कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल्स 6 रेड बॉल्स एंड बैग B contains 7 black balls 3 red balls. Okay, a die is now thrown. If 1 or 2 appears on it, then bag A is chosen, otherwise bag B is chosen. माने 3, 4 और 5 आएगा तो bag B choose करेंगे। If 2 balls are drawn at random without replacement from the selected bag,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर बीइंग ब्लैक। तो पहला हमारा काम है क्या खोजना है, इवेंट ए खोजना है। इवेंट ए क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन खोजने दिया होगा वो होगा इवेंट ए। वन ऑफ देम, वन बॉल ड्रॉन इज रेड और एंड अनदर वन इज ब्लैक। ये हो गया हमारा इवेंट ए। अब इवेंट E1 खोजो। इवेंट E1 क्या होगा, बैग ए इज चोजन, बैग ए इज चोजन। इवेंट E2 क्या होगा, बैग बी इज चोजन। अब इसका प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तभी होगा जब 1 और 2 appears in a rolling of a die। 1 और 2 how many times it appears, 2 times out of 6, that means 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, बैग बी इज चूजन। कब बैग बी चूज करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी अदरवाइज माने 1 और 2 appears एंड अदरवाइज बैग बी इज चूजन, दैट मींस 3 4 5 के ऑकरेंस में हम प्रोबेबिलिटी E2 चूज करेंगे, माने 3 out of 6, दैट मींस 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 आ गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1, बैग ए को चूज करेंगे, बैग ए को चूज कर लिया हमने। अब प्रोबेबिलिटी खोजना है वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर बीइंग ब्लैक। ओके, सो देखो यहां पे कितना बॉल ड्रॉन किया हुआ है, 2 बॉल ड्रॉन किया हुआ है। सो 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे, 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे। 2 बॉल सिलेक्शन के प्रोसेस में हमें क्या लगता है, क्लास 11 में किए थे, यस, कॉम्बिनेशन। ओके, सो पहला हमने क्या किया, बैग ए को चूज किया है, ठीक है। अब देखो बैग ए में क्या है, 4 ब्लैक बॉल्स 6 रेड बॉल्स। ओके, 4 ब्लैक बॉल्स 6 रेड बॉल्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1 कितना होगा, बैग ए को चूज किया, दैट मींस टोटल बॉल से 10 बॉल्स। सो कितना बॉल को चूज कर रहे हैं, 10 बॉल से 2 बॉल को चूज कर रहे हैं, 10C2 टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड ऊपर में क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स। देखो पहला एक रेड बॉल चूज कर रहे हैं, एक ब्लैक बॉल चूज कर रहे हैं, तो कहां से रेड बॉल चूज करेंगे, ऑब्वियसली रेड बॉल से रेड बॉल चूज करेंगे। तो 6C1 एंड का मतलब होगा इनटू 4C1। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1, बैग ए को चूज करके एक रेड एंड एक ब्लैक पाने का प्रोबेबिलिटी, वो कितना होगा, 8/15। कैलकुलेशन तुम्हें सभी को पता है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2, नाउ बैग बी इज चोजन। नाउ बैग बी इज चोजन मींस हाउ मेनी बॉल्स, you can see 7 black balls and 3 red balls, that means total वही 10 balls। 10 बॉल में से 2 बॉल को चूज कर रहे हैं और 1 बॉल इज बीइंग रेड एंड 1 बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो 7 में से 1 बॉल को चूज कर रहे हैं रेड, ब्लैक, ब्लैक बॉल है इसलिए 7 में से 1 ब्लैक बॉल एंड 3 में से 1 रेड बॉल। ओके, सो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 7/15। सो हम देखेंगे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बॉल बीइंग रेड एंड 1 बॉल बीइंग ब्लैक। सो हमको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना निकला है, 1/3 डाल दो, 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1 कितना निकला है, 8/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितने निकला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2 कितना निकला है, 7/15। सो इंटू 7/15 इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 22/45। समझ गए। सो यही सम है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। हम और एक एग्जाम्पल से बारे में देखेंगे इसके बाद। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है और एक सम हम आपके लिए करना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा जो सम है वो वीडियो के फुटर में दिख रहा है। सो वो क्या है वो सम, देखो कि एक अर्न है P और एक अर्न है Q। एक अर्न पे P में क्या है, P में तुम्हारे पास 10 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है और Q में क्या है, 3 वाइट बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, एक बॉल को तुम अब 2 बॉल तुम रैंडमली चूज कर रहे हो अर्न P से, वो बॉल को तुम P से लेके Q में ट्रांसफर कर रहे हो और लास्ट में Q से एक बॉल उठा रहे हो।
ओके, तो ये है सम। हमें क्या करना है, हमें पहले एक इवेंट्स को चूज करना है। तो हम पहले ए इवेंट को लिखते हैं। ए इवेंट क्या है? ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न यू क्यू इज वाइट। ठीक है, ए हो गया। E1 क्या होगा? देखो, दो बॉल चूज करना है पी से। सो वो दो बॉल क्या हो सकता है? वो दो बॉल ब्लैक भी हो सकता है, वो दो बॉल एक व्हाइट और एक ब्लैक हो सकता है, वो दो बॉल दो व्हाइट भी हो सकता है। तो 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक P टू Q। बैक नहीं, अर्न P टू Q। इवेंट E2 क्या होगा? 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड टू P टू Q। E3 में क्या होगा? 2 व्हाइट बॉल्स, दो बॉल जो चूज कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, दो ब्लैक बॉल, एक व्हाइट एंड एक ब्लैक, और दो व्हाइट भी हो सकता है। दो व्हाइट बॉल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम P टू Q। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी E1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी E1 होगा दो ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम P टू Q। दैट मीन्स 2 ब्लैक बॉल्स। सो टोटल बॉल कितना है? 13 बॉल में से 2 बॉल चूज कर रहे हैं, और 2 ब्लैक बॉल मतलब 3 ब्लैक बॉल से हम 2 चूज कर रहे हैं। तो 3C2/13C2 इट विल बी 1/26। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या है? 1 white and 1 black, 1 white and 1 black from P to Q. That means 2 balls are to be chosen from the back P. So 2 balls are to be chosen means 13C2. P बॉल से ही हम बॉल को चूज कर रहे हैं, so 13 बॉल से 2 बॉल चूज कर रहे हैं। अब देखो, 3 ब्लैक बॉल से एक ब्लैक बॉल इनटू 10 ब्लैक व्हाइट बॉल से एक ब्लैक बॉल। ओके, 3 ब्लैक बॉल से एक ब्लैक बॉल और 10 व्हाइट बॉल से एक व्हाइट बॉल। सो दिस इज इक्वल टू 3C1 into 10 into 3, so it will be 10/26, 10/26। and lastly probability of E3, इसको हम क्या करेंगे? ये भी 13C2 आएगा, जाहिर सी बात है, और द न्यूमरेटर वुड बी 2 white balls are to be chosen। 2 white balls मतलब आउट ऑफ 13 बॉल्स 10 white है, so 10C2, that means 15/26। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1 है अंडर द कंडीशन दैट द 2 ब्लैक बॉल हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्न P टू अर्न Q, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट बॉल फ्रॉम द अर्न Q। तो अर्न Q से एक व्हाइट बॉल खोजना है अंडर द कंडीशन दैट द व्हाइट बॉल 2 ब्लैक बॉल हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू बैक Q। ओके, सो देखो, बैक Q में यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल है, बैक P में 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल है। यहाँ से 2 ब्लैक बॉल हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू Q। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स नाउ कितना हो गया? यहाँ पे 7 ब्लैक बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया? 10। एंड सिंस 1 बॉल इज टू बी सिलेक्टेड, सो कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। 1 ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड मीन्स नॉर्मल फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। सो 10 एंड फेवरेबल आउटकम कितना होगा? यहाँ से व्हाइट बॉल सिलेक्ट करना है तो 3 में से एक व्हाइट बॉल सिलेक्ट करना है, सो 3/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2 मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल P से Q में ट्रांसफर हो गया। इस कंडीशन के आधार पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉल गेटिंग व्हाइट फ्रॉम द बैग Q। तो देखो, फिर से हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक व्हाइट बॉल, एक ब्लैक बॉल यहाँ पे गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स नाउ 4, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग Q इज नाउ 6। सो टोटल बॉल्स 10, नो प्रॉब्लम।
getting one white ball selection is 4, so 4/10. And lastly probability of A condition E3 क्या होगा, E3 में क्या है, E3 में देखो क्या है, E3 में मतलब 2 वाइट बॉल, तो 2 वाइट बॉल अब जा रहा है इसमें, नाउ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बिकमिंग 5 in the back queue or on queue, so total 5 white 5 black, total ball is 10, still 10. Now getting one ball selected from back queue is 5/10. So ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब इन द टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी खोजना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें खोजना है ये, वन बॉल इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम ऑन क्यू विच इज टू बी वाइट। ओके, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 condition into probability of A condition E1 plus probability of E2 into probability of A condition E2 plus probability of E3 into probability of A condition E3, सबका वैल्यू हमें मिल गया है। probability of E1 का वैल्यू मिल गया है, probability of A condition E1 का वैल्यू मिल गया है, probability of E2 मिल गया है, probability of A condition E2 मिल गया है, सबका वैल्यू मिल गया है। जस्ट पुट करना है टोटल, हम मुझे पता है आप लोग मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं, सो टोटल रिजल्ट आपका आएगा 59/130। तो ये आपका टोटल रिजल्ट होगा आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज दैट यू हैव गॉट इन दिस प्रोसेस। सो टोटल रिजल्ट आएगा 59/130। So this is the probability of getting one white ball to be chosen from on queue. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेस थ्योरम, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद आता है, उसके हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लेट अस बिगिन विद द बेसिक डेफिनेशन, देन वी गो टू द एग्जांपल्स। अच्छा, क्या है, लेट E1, E2, En बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स associated with the random experiment, and A be any event with the same random experiment and with the same sample space. Okay, so probability of EI condition A equals to probability of EI into probability of A condition EI by summation of probability of EI into probability of A condition EI where I is equal to 1 to n. ये summation क्यों, मतलब ये total number of outcomes, ये favorable outcomes. So ये definition अच्छे से याद रखना। With this definition we are going to solve the problems in Bayes theorem. So by the law of total probability हम क्या जानते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी के लॉग से हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EN, ये हम जानते हैं। और समेशन हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EN, ये हम जानते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशन है, और लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EI। अब इस दोनों में से देखो क्या हम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशन ए इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EI बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब तो ये हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EI बाई समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EN EI I इज इक्वल टू 1 to n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EI। सो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, ये इज इक्वल टू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशन ए। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेस थ्योरम, ये है प्रूफ। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ये हमें पहले से पता है, सो इसके हम क्या बोलते हैं, प्रायरी प्रोबेबिलिटी। और हमें क्या खोज रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशन ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A हैज ऑलरेडी हैपेंड अंडर दैट कंडीशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। सो ये जो खोज रहे हैं इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो ये हमें खोजना है ये, जिसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EI बाई समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन EI। ये हो गया तुम्हारा बेस थ्योरम का मतलब। अब देखेंगे छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे, इसके बाद इसके साथ हम देखेंगे कैसे ये फॉर्मूला पे हम डालते हैं प्रोबेबिलिटी का वो एग्जाम, ठीक है। सो बेस थ्योरम का एक एग्जांपल हम देखेंगे, जो एग्जांपल से हम समझ जाएंगे बेस थ्योरम का सम्स कैसा है।
For example, suppose that in a factory there are 60% product are manufactured by machine M1 and 40% of from machine M2, and machine M1 produces 1% defective items and machine M2 produces 2% defective items. तो हमें डिफेक्टिव आइटम्स पहले हमें तीन इवेंट सोचना है. पहला होगा एज यूजुअल E1, E2 एंड A. तो क्या है E1? क्या है E1? है machine M1 is chosen. दूसरा होगा machine M2 is chosen और A होगा defective items are chosen. तो क्या होगा machine M1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा? machine M1 चूज करने का क्या होगा? द machine M1 इज चूजन का मतलब है द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट ऑफ machine M1, E2 इज द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट ऑफ machine M2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा machine M1 के लिए? 60%, दैट मीन्स 60 आउट ऑफ 100, सो 0.6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? machine M2 इज चूजन, दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट ऑफ machine M2, सो 0.4 एक्चुअली 40/100, सो 0.4. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A देखो फिर से जानने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए. सो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पहले तो ये खोजना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E2. प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E1 में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E1 है मशीन M1 चूज किया है, मशीन M1 चूज किया है. अब उसमें से डिफेक्टिव बल्ब पाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? वो होगा 1% डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम मशीन M1, दैट मीन्स 0.1%, तो 1/100, सो 0.01. प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E2 का मतलब क्या है? E2 मतलब machine M2 हैज बीन चूजन एंड फ्रॉम द machine M2 वी आर गेटिंग द डिफेक्टिव परसेंटेज, दैट इज 2% फ्रॉम machine M2, सो 2/100, सो दैट मीन्स 0.02. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब डिफेक्टिव बल्ब पाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? डिफेक्टिव बल्ब पाने का प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E2. अभी तक हम टोटल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं. तो यहाँ पे तुम वैल्यू को पुट करो, जो कि वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E1 मतलब 0.01 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब होगा 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E2 का मतलब होगा 0.02. सो टोटल होगा 0.014, दैट मीन्स 1.4% बेसिकली 1.4%. ओके, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.04, 0.014, दैट मीन्स 1.4%, मीन्स 1.4% ऑफ bulbs are defective. Okay, so if the event A happens, that is if we pick up the product and that find that it is defective, so probability of EI कंडीशन A हो रहा है, probability of EI कंडीशन व E1 कंडीशन A हो रहा है, मतलब मशीन डिफेक्ट आइटम हो रहा है जो मशीन 1 से हमें मिल रहा है. तो क्या होगा वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन E1 बाई probability of, according to Bayes theorem obviously, probability of E1 into probability of A condition E1 plus probability of E2 into probability of A condition E2. So यहाँ पे तो सब वैल्यू आपको दिख ही रहा है, सब वैल्यू यहाँ पे बिठाना होगा. बिठाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? बिठाने के बाद यहाँ पे आएगा 3/7. ओके, 3/7 क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली 43%. अब देखो इसका मतलब क्या है. ये हो गया हमारा बेस थ्योरम. सो बेस थ्योरम हमें क्या मिला? पहले था 60% प्रोडक्ट फ्रॉम मशीन M1, 40% प्रोडक्ट फ्रॉम मशीन M2 एंड M1 प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव एंड मशीन M2 प्रोड्यूसेस 2% डिफेक्टिव आइटम्स. ए हमें मिला था कि ए इवेंट क्या है कि डिफेक्टिव आइटम्स मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा. सो हम वो निकाले थे बाई टोटल प्रोबेबिलिटी इतना. अब हम जो निकाले ये क्या है? ये है दैट probability that is it is defective. First we pick up the defective bulb and which is got from machine M1. okay, so ये हो गया हमारा बेस थ्योरम. पहले हम ले रहे इवेंट A को as the condition, it has already been occurred, then machine M1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है जो कि बेस थ्योरम से आ रहा है 43%. ओके, सो ये क्या हो गया? देखो, if we pick up a product then there is a 60% chance
that it came from machine M1 and 40% chance that it can come from machine M2. But you see, when we examine the product and find that it is to be defective, we revise our probabilities. Probability E1 से probability of E1 condition A से E1 condition A तक. Probability E1 क्या मिल रहा था? Probability of E1 में मिल रहा था machine M1 से कितना प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, और probability E1 condition A में जो डिफेक्टिव है वो M1 से कितना मिल रहा है, जो डिफेक्टिव आइटम है वो M1 से कितना मिल रहा है. सो वी हैव टू रिवाइज आवर प्रोबेबिलिटीज. दैट मीन्स 60% नहीं है हमारा, एक्चुअल में 60% डिफेक्टिव नहीं होगा एक्चुअली 43%. Okay, so we have to revise the probability from probability of E1 to probability of E1 condition A तक, and say that this machine M2, so the priority probability of 60% जो कि probability of E1 था, priority probability हम बोलते थे, priority probability of 60% is revised to the posteriori probability of 43%. Okay, due to this additional information that the product is डिफेक्टिव. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, इसके लिए जो पोस्टेरियरी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी मिला जो कि E1 कंडीशन है हुआ वो है 43%. ओके, सो हमें ये प्रोबेबिलिटी से सीखना चाहिए कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिले तो हमको रिवाइज आवर फर्स्ट ओपिनियंस. हम हमेशा क्या करते हैं कि अक्सर पहला ओपिनियन सुन के ही हम अपना फैसला सुनाते हैं, बट ये करना नहीं चाहिए. रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी प्रोबेबिलिटी की तरह ही है कि हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन और ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड टू गैदर टू रिवाइज आवर ओपिनियन. ओके, सो ये है बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल, जो कि एक रैंडम वेरिएबल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ वेरिएबल व्हिच whose values are determined by chance, that is by the outcomes of a random experiment. क्या है? देखो, एक सैम्पल स्पेस है, हमें एक सैम्पल स्पेस के हर आउटकम को हम एक रियल नंबर असाइन करते हैं. ठीक है, सो वी हैव ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैम्पल स्पेस. इट इज कॉल्ड रैंडम फंक्शन, और सिंपली वी कैन कॉल इट स्टोकेस्टिक फंक्शन. ठीक है, तो ये है क्या? जैसे कि हम समझ लो एक सैम्पल स्पेस ले लिया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन साइमल्टेनियसली 2 times. ओके, सो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो गया? S इज इक्वल टू HH, HT, TH और TT. तो यहाँ पे हेड पढ़ने का कितना चांसेस होगा? नंबर ऑफ, लेट अस टेक कैपिटल X डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स. कैपिटल X डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स. देखो, नंबर ऑफ हेड्स कितना आ सकता है? नंबर ऑफ हेड्स एक बार भी नहीं आ सकता, एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 2 times क्रॉसिंग, 2 बार से ज्यादा नहीं आ सकता. तो एक बार नहीं आ सकता. x का वैल्यू क्या क्या असाइन हो रहा है? 0, 1 और 2. जब x का वैल्यू 0 असाइन हो रहा है, दैट मीन्स उसका ये क्या होगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, x 0 मतलब x क्या होगा? tt, कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं. ठीक है, इसका वैल्यू होगा 0. कोई भी हेड नहीं हो रहा है, tt का मतलब कोई भी हेड नहीं हो रहा है, दैट इज 0. x का वैल्यू 1, दैट मीन्स एक हेड हो रहा है, दैट मीन्स ht और th, ये मतलब 1. ठीक है, x ht मतलब 1, दैट मीन्स वी कैन से लाइक दैट x ht इज इक्वल टू 1 और x th that is also equal to 1, and x obviously x hh is equal to 2. तो ये हो गया तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो क्या हो गया? हम ईच ऑफ दी सैम्पल स्पेस का हर एक एलिमेंट को हम एक नंबर असाइन, रियल नंबर असाइन कर रहे हैं. सो अगर x एक नंबर ऑफ हेड्स ऐसा हमने ले लिया तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, जो कि x tt मतलब 0, x ht मतलब 1 और x th मतलब 1 और x hh मतलब 2. तो ये जो फंक्शन हो रहा है एक, ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन हो जा रहा है तुम्हारा सैम्पल स्पेस, और रेंज क्या हो जा रहा है? रेंज हो जा रहा है 0, 1, 2. दैट मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x विल बी द सैम्पल स्पेस S itself, एंड रेंज क्या हो जा रहा है? रेंज मतलब 0, 1, 2. ये अगर एरो डायग्राम हम दिखाएंगे तो ये x फंक्शन है, x फंक्शन में ये है S, इसके अंदर HH, HT, TH और TT है, और इसके अंदर 0, 1, 2 है. ठीक है,
तो दैट मीन्स एच एच का मतलब 2 में जाएगा, एच टी और टी एच 1 में जाएगा और टी टी जाएगा 0 में। तो ये एक फंक्शन हो गया। हम जानते हैं ये सब कॉन्सेप्ट हमने 11 12 बोथ सेमिस्टर 1 में भी था फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सो ये हो गया तुम्हारा एक क्या बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, एंड दिस इज रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज ए रैंडम फंक्शन और स्टोकेस्टिक फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज ए फंक्शन। ओके, सो अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। तो क्या है जो हमने मेंशन किया था पहले एग्जांपल में कि सैंपल स्पेस एस है एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ये जो सैंपल स्पेस है ये क्या है, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 2 टाइम्स। ना इसके अंदर हम एक ले रहे हैं कि ऐसा एक रैंडम फंक्शन और रैंडम वेरिएबल जो कि कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाएगा, जो कि है कमिंग ऑफ ए हेड। ओके, सो एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 और 2। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स इज इक्वल टू एच टी, एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू टी टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एच टी और एक्स इज इक्वल टू टी एच, x of th is equal to 1 and x of tt is equal to x of hh is equal to 2. Okay, अब देखो probability of these things how much, probability of x is equal to 0 how much, probability of x is equal to 0 मतलब tt ऑकर होने का probability चारों में से कितना होगा 1/4। so probability of x is equal to 1 का मतलब होगा probability of ht plus probability of th, that is equal to 1/4 plus 1/4 that is 2/4, that means half। और लास्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 का कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 मतलब दोनों ही हेड ऑकर करेंगे आउट ऑफ 4 आउटकम्स, सो दिस ऑल्सो 1/4। ओके, तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो क्लास 9 में 10 में सीखे थे ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज ऑल अबाउट द वेरिएट्स इज कनेक्टेड टू इट्स corresponding frequency. Here also the variates are connected to the corresponding probabilities, that's why it is called probability distribution. So the probability distribution also can be written as in a table. So ये होगा क्या, x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 और the corresponding probabilities are 1/4, 1/2 and 1/4. So ये है probability distribution of random variable x। ओके, और ये हमेशा याद रखना, ये जो छोटा ये इसको हम 1/4 द प्रोबेबिलिटीज जो हम निकाल रहे हैं इन तीनों का जो सम होगा हमेशा याद रखना कि ये 1 होगा। इसको हम छोटा p1, p2 और p3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ द स्मॉल p इज इक्वल टू हमेशा देखना कि ये 1 होगा, ये अगर 1 नहीं हो तो तुम्हारा सम गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये है रैंडम वेरिएबल का छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम एक रियल एग्जाम्पल से सम को समझेंगे कैसा होता है। सो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रीवियस क्लासेस में क्या सीखे थे कि उसका भी मीन होता है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सो ये भी तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा बट हमें अगर फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला हमें चाहिए। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या था, एक्स बार जो कि मीन का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार समेशन fi xi बाई समेशन fi। ये f क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएट्स fi इंटू xi बाई समेशन fi। ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हारा मीन। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज डिनोटेड बाई म्यू साइन and it is given by summation pi xi. Pi is the corresponding probabilities of the variates. Okay, that means for x1 is equal to x1 और xi इसका corresponding probability होगा pi. So summation of pi xi by summation of pi. अब देखो summation of pi मैंने अभी क्या बोला था, 1 होता है, तो summation of pi xi म्यू का वैल्यू होगा ये हो रहा है मीन। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा मीन मिल गया। मीन को हम क्या लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वेरिएंस। वेरिएंस को हम कैसे लिखते हैं, वेरिएंस का हम लिखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स और हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो वेरिएंस का मतलब क्या होगा,
वेरिएंस का मतलब होगा कि समेशन ऑफ xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू पी आई, ये हो गया वेरिएंस, xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू पी आई। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। ओके, आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी कमिंग पी आई xi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई xi का होल स्क्वायर, दैट मीन्स समेशन ऑफ पी आई xi स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू का मतलब होगा तुम्हारा ये वाला चीज मीन। ओके, और ये मीन को हम जनरली लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ऐसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और ये वेरिएंस को हम लिखते हैं ऐसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो दिस वन ऑल्सो कैन बी रिटन एज दिस। सो ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, दैट मीन समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ओके, एक्चुअल मीनिंग होगा ये समेशन इंटू एक्स आई माइनस म्यू एर होल स्क्वायर इंटू पी आई। ओके, सो वहां से लेके ये तक हमें मिल गया, और लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि रूट ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ सिग्मा स्क्वायर अल्टीमेटली सिग्मा, सो रूट ओवर ऑफ समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये हमारा मिल गया तुम्हारा सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सम करेंगे। ए बॉक्स कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक मार्बल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड मार्बल्स in a randomly drawn of 3 marbles, also find the mean and the standard deviation of the distribution। so क्या करेंगे, पहला तो हम x को डिनोट करेंगे, x is a random variable which denotes a red marble, okay, in a random draw of 3 marbles। so x can take only these values, x is equal to 0 1 2 और 3। ओके, एक कोई रेड मार्बल नहीं भी हो सकता, एक रेड मार्बल निकाल सकता है, 2 रेड मार्बल निकाल सकता है, 3 रेड मार्बल निकाल सकता है। तो टोटल कितना बॉल्स है, ब्लैक मार्बल्स है, 4 रेड है प्लस 5 ब्लैक मार्बल्स है, दैट मीन्स टोटल कितना मार्बल्स है, टोटल 9 मार्बल्स है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें ये अब से खोजना होगा हर एक प्रोबेबिलिटी के लिए, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये रैंडम जो वेरिएबल हमने असाइन कर लिया है और 4 वैल्यूज असाइन कर लिया है, इसका हर एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स एक भी रेड मार्बल नहीं, तीनों मार्बल में से एक भी रेड मार्बल नहीं, दैट मीन्स टोटल आउटकम कितना होगा, ये देखो फिर से 3 मार्बल चूज कर रहे, सिलेक्ट कर रहे, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन, सो टोटल 9 बॉल से 3 मार्बल चूज कर रहे, टोटल आउटकम्स। ओके, और देखो एक भी मार्बल रेड नहीं है, तो रेड मार्बल नहीं है मतलब क्या मार्बल निकल रहा है, हमारा ब्लैक मार्बल निकल रहा है, तो 5C3। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे 5/42। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक रेड मार्बल 2 ब्लैक मार्बल। ओके, एक रेड मार्बल 2 ब्लैक मार्बल, दैट मीन्स 1 रेड मार्बल आउट ऑफ 4 red, that means 4C1 into remaining 2 are black marbles, so these black marbles are coming from 5 black marbles, so 5C2, 4C1 into 5C2 by नीचे तो वही है 9C3। okay, that means इसका वैल्यू कितना होगा 20/42, 20/42। नेक्स्ट चला रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, 2 ब्लैक मार्बल, 3 मार्बल में से 2 रेड मार्बल हमारा मिल रहा है। सो ये वही चीज है 4C2 इंटू 5C1। ठीक है, 4 रेड मार्बल से 2 रेड मार्बल और 5 ब्लैक मार्बल से 1 ब्लैक मार्बल डिवाइडेड बाई 9C3। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 15/42। मुझे लगता है आपको पता है कि कैसे हम कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और लास्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, तीनों का तीनों मार्बल ही कहां से आ रहा है, तीनों का तीनों मार्बल रेड मार्बल से आ रहा है, दैट मीन्स 4C3/9C3, जिसका वैल्यू होगा कितना, जिसका वैल्यू होगा
2/42, 2/42। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख लेते हैं जो कि हमारा चाहिए। x इजिकल टू 0 के लिए, x इजिकल टू 1 के लिए, x इजिकल टू 2 के लिए, x इजिकल टू 3 के लिए। तो x इजिकल टू 0 के लिए कितना होगा, 5/42, असाइन प्रोबेबिलिटी 5/42, मतलब स्मॉल p0 हम बोल सकते हैं, p1 p2 p3 p4, सो 5/42। नेक्स्ट कितना होगा, x इजिकल टू 1 के लिए 20/42, x इजिकल टू 2 के लिए कितना होगा 15/42 एंड x इजिकल टू 3 के लिए कितना होगा 2/42। तो हर का सम करने के बाद देखो एक आ रहा है कि नहीं, तो हर एक का तो 42 होगा एलसीएम, 5 प्लस 20 25, 25 प्लस 5 15 40, 40 प्लस 2 42, so 42/42 is coming 1, that means your probability distribution is correct. So next portion of the sum is how to find mean and standard deviation. तो मुझे लगता है इतना तक आपको समझ में आ गया। पहला क्या करना है, पहला असाइन करना है, हमें खोजना क्या था, हमें खोजना था 3 red marbles are to be drawn from a pack of this many marbles, 4 red and black marbles, that means हमें असाइन कर सकते हैं 0 1 2 3, कोई भी रेड मार्बल नहीं, एक रेड मार्बल, 2 रेड मार्बल, 3 रेड मार्बल, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये 4 वैल्यू असाइन कर लिया, चारों का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया बाय द थ्योरी ऑफ probability, and as well as we have to use the combination because 3 बॉल सिलेक्ट कर रहे आउट ऑफ समथिंग, आउट ऑफ सम बॉल्स 3 बॉल सिलेक्ट कर रहे, सो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से हमें ये 4 प्रोबेबिलिटी मिल गया और ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां पे समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज कमिंग ऑन, दैट मींस आवर डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम में आ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम क्या है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन खोजना है, ठीक है, वेरिएंस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन खोजना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें मिल गया, वो लिख लेते हैं x इजिकल टू 0 1 2 3, ओके, और उसका कोरेस्पॉन्डिंग पी आई क्या है 5/42, 20/42, 15/42 और है 2/42। तो पी आई एक्स आई हमें खोजना है, पी आई इंटू एक्स आई, और पी आई इंटू एक्स आई, ये पी आई इंटू एक्स आई खोजना है और पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर खोजना है। तो पी आई इंटू एक्स आई ये तो 0 इंटू समथिंग 0, 20 इंटू 20/42 इंटू 1 होगा 20/42, 2 इंटू 15/42 मतलब 30/42 और 3 इंटू 2/42 मतलब 6/42, ठीक है। अब पी आई एक्स आई स्क्वायर फिर से 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। अब देखो 1 इंटू 1 स्क्वायर 20/42 इंटू 1 स्क्वायर, तो 20/42 रह गया, 15/42 इंटू 4 दैट मीन्स 60/42 हो गया, और 2/42 इंटू 9 दैट मीन्स 18/42 हो गया। तो सबका सम निकालना होगा, 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 18 98/42, ये कितना होगा समीशन ऑफ पी आई एक्स आई 50 56/42, ओके। और समीशन पी आई का वैल्यू देखो ये तो 1 हो ही रहा था, ठीक है, तो ये हो रहा है टोटल। अब खोजना क्या है, फॉर्मूला बेसिस में मीन खोजना है। मीन क्या है, मीन है समेशन पी आई एक्स आई जो कि क्या है 56/42। 56/42 का मतलब क्या है, अगर हम 14 से काटे सो 4/3 मीन हो गया। तो देखो अब वेरिएंस खोजना है, वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब 98/42 माइनस पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 56/42 का होल स्क्वायर, 56/42 का होल स्क्वायर, ओके। दैट मीन्स एक्चुअली 7/3 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसको कैलकुलेट करो तो 5/9 आएगा। ये हो गया तुम्हारा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा रूट ओवर ऑफ 5/9 दैट मीन्स √5/3। तो यही हो गया तुम्हारा पूरा सम। ये बहुत ही इजी सम है और यही टाइप का सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा जाएगा। तुम्हें सिर्फ ये खोजना है कि ये कितना होगा और अकॉर्डिंगली ये डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा वो खोजना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग प्रोबेबिलिटी। बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आने वाला है। फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू लिमिटलेस ब्रेन। थैंक यू।